नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे लोग, और फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे लोग उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को देखेंगे और काफी बारीकी तरीके से देखेंगे, जिससे 2025 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आप उन सारे क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से क्या कर लें, बना लें। तो चलते हैं बाबू, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बउआ? मानव नेत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव नेत्र क्या है, तो वो मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यानी मानव नेत्र एक ज्ञानेंद्रिय है जिसे प्रकृति ने हमें रंगों के इस अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। यानी अगर आंख न रहे तो हम पूरे अद्भुत संसार को नहीं देख पाएंगे। कौन लाल पहना है, कौन करिया पहना है, कौन पियर पहना है, ये कभी नहीं देख पाएंगे। आप लोग जो इंस्टाग्राम पर दिन भर रील देखते रहते हैं, अगर आपका आंख न हो तो आप उस चीज को देख नहीं पाएंगे। आप रोड पर चलते हुए गाड़ियों को देखते हैं और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो आप उस चीज को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय जो है सौंदर्य दर्शन ना करें, ना तो देव दर्शन होने में भी समय नहीं लगेगा। तो इस दुनिया के सौंदर्य को जो देखने का काम करता है वो कौन करता है? आंख। तो आंख एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है जिसे प्रकृति ने हमें इस अद्भुत संसार को देखने के लिए क्या किया है? प्रदान किया है। अगर आंख न रहे तो हम दुनिया की किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब इस आंख के बहुत सारे भाग भी होते हैं, तो चलिएगा हम लोग इसके एक एक भाग को क्या करते हैं? पढ़ने का काम करते हैं। जैसे बाबू देखिएगा, अगला टॉपिक हमने लिखा है कि मानव नेत्र के प्रमुख भाग। तो मानव नेत्र के बहुत सारे प्रमुख भाग होते हैं। जैसे सबसे पहला स्क्लेरा है, जिसे दृढ़ पटल के भी नाम से जानते हैं। दूसरा जो है बाबू आपका कॉर्निया है। तीसरा आपको आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं हम लोग। चौथा जो है वो पुतली या नेत्र द्वार है। पांचवा सिलियरी मांसपेशी है। उसके बाद नेत्र लेंस है। उसके बाद रेटिना जो है आंख का ही भाग होता है। उसके बाद पीत बिंदु है, और उसके बाद क्या है आपका? अंध बिंदु है। तो ये सारे हमारे नेत्र के भाग हैं, जिसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्क्लेरा क्या होता है। तो अब आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है स्क्लेरा या दृढ़ पटल किसे कहते हैं। वो देखिएगा, आपके आंख में ये जो व्हाइट वाला भाग होता है बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। तो बाबू देखिएगा, यहां पर लिखा भी गया है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को स्क्लेरा, ये स्केल्टा लिख दिया है। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और यह सफेद रंग का होता है। यानी ये जो आंखों का सफेद वाला भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्क्लेरा या दृढ़ पटल बोलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है बाबू, कॉर्निया, जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो बाबू देखिएगा, कॉर्निया कौन सा भाग होता है? तो ये आंखों के ऊपर ये जो पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे किरणें होकर हमारे आंखों में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो इसी पारदर्शी झिल्ली वाले भाग को ही, यहां पर भी बउआ वो पारदर्शी झिल्ली है, उसी झिल्ली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, जिसको आप लोग स्वच्छ मंडल के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो देखिएगा, लिखा है कि यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यह एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही निकाला जाता है। यानी कोई यदि आंखों को दान करता है तो पूरे आंख को नहीं निकाला जाता है। नेत्रदान में केवल इसी कॉर्निया को क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। तो कभी पूछे कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग निकाला जाता है, तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया निकाला जाता है। वस्तु से आने वाला प्रकाश, बाबू ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। यानी किसी भी वस्तु से जो आने वाला प्रकाश होता है, वो आंखों में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो कभी भी पूछे कोई कि आंखों में आने वाला प्रकाश आंख के किस भाग से होकर आता है, तो वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर क्या करता है? आगे आता है। अगर कोई पूछे स्क्लेरा क्या है, तो आंखों में इस सफेद भाग को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और आंख में ये जो पारदर्शी झिल्ली होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और नेत्रदान जब होता है तो कॉर्निया को ही निकाला जाता है, और किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी कॉर्निया से होकर ही जो है हमारे आंखों में क्या करता है? प्रवेश करता है। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक कह रहा है कि परितारिका यानी आइरिस क्या है। तो बाबू देखिएगा, किसी के भी आंख में आप लोग यहां पर फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कि आइरिस परितारिका, यानी ये वाला जो भाग है, जो किसी का देखते होंगे भूरा रहता होगा, किसी का काला रहता होगा, किसी का नीला रहता होगा, उसी को हम लोग आइरिस या जो है परितारिका के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं।
तो लिखा है कि कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यानी आइरिस किसके पीछे होता है बाबू, कॉर्निया के पीछे होता है। कभी भी पूछे कि आइरिस किसके पीछे स्थित होता है, तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस। दूसरा है कि बुआ यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी ये जो आपका आइरिस है ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे देखते होंगे ज्यादा प्रकाश आता होगा तो आंख अपने आप क्या कर जाता होगा, सिकुड़ जाता होगा, और जैसे ही आप कम प्रकाश में जाते हैं तो आंख अपने आप जो है कौन सी होता है, आंख अपने आप फैल जाता है। तो वो आइरिस ही सिकुड़ता है और आइरिस ही क्या करता है, फैलता है। तो यहां पर लिखा गया है कि यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में क्या कर जाता है, फैल जाता है। कौन बाबू, आइरिस। और उसके बाद लिखा गया है कि आधार कार्ड में स्कैन आइरिस का ही किया जाता है। आप कभी भी आधार कार्ड बनवाए होंगे या बनवाने जाइएगा तो देखिएगा कि आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। तो आपके आंखों के किस भाग को स्कैन किया जाता है, तो आंखों के आइरिस को ही क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। आज देखते होंगे राशन कोई लेने जाता होगा, उसका फिंगरप्रिंट नहीं लगता होगा, तो देखिएगा उसके आंख के ऊपर एक मशीन लगाया जाता है, तो वो मशीन के द्वारा आइरिस का ही क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। कोई पूछे कि बताइए आइरिस का स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, तो इंफ्रारेड के द्वारा जो है बाबू आधार कार्ड में स्कैन जो है आइरिस का किया जाता है। उसके बाद लिखवा है कि यह 3 रंग का होता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। यानी जो आइरिस होता है वो मेनली 3 कलर का होता है, काला, भूरा और नीला। जैसे बाबू देखिएगा इस आइरिस का रंग आपका क्या है, नीला है, इसका आपका क्या है, काला है, और इसका आपका क्या है, भूरा है। लेकिन आइरिस का कलर कई रंगों का हो सकता है, लेकिन हमको मुख्यतः 3 ही रंग दिखाई देते हैं, नीला, काला, भूरा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि यह 3 रंग का होता है, नीला, काला, भूरा। तो इसमें दिक्कत नहीं है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट कह रहा है कि पुतली या नेत्र द्वार किसे कहते हैं। तो बाबू देखिएगा जो आइरिस के मध्य भाग में ये जो ब्लैक वाला छिद्र होता है छोटा सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। तो वही लिखा है कि आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है, ये आइरिस है, और इसके मध्य भाग में एक ब्लैक कलर का छिद्र होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली का रंग कैसा होता है, तो पुतली का रंग क्या होता है बुआ, काला होता है। आइरिस किसी भी कलर का हो, लेकिन जो पुतली का रंग होगा वो हमेशा क्या होगा, ब्लैक होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर ये पुतली का रंग ब्लैक ही क्यों होता है, तो देखिएगा उसका भी जवाब हमने लिखा है कि पुतली इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि उससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। यानी अगर पुतली का रंग ब्लैक ना हो बउआ, तो अगर किसी और कलर का हो तो वो किसी भी रंग को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर दे। लेकिन ब्लैक जो है बाबू किसी भी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारे किरणों को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश में परावर्तन नहीं होता है। यानी वह सारी किरणों को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे सारे कलर हमको अच्छे से क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है बाबू, अक्सर आपने जानवरों के आंख रात में चमकीले दिखाई दे होंगे। इसका जवाब आप किसी से भी पूछते होंगे तो आपको कोई नहीं देता होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जानवरों का आंख रात में चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो देखिएगा हमने लिखा है कि जानवरों के आंखों में जिंक से बने, जानवरों के आंखों में जिंक से बने टिपिडम लूसिडम एक पदार्थ होता है, जो है टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसकी वजह से जानवरों के आंख रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। तो कोई पूछे कि जानवरों के आंख रात में क्यों चमकते हैं, तो जानवरों के आंख में जिंक से बने टिपिडम लूसिडम पाए जाते हैं, जिसके वजह से उनका आंख ऐसे क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बुआ नेत्र लेंस, यानी आंखों में जो लेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। और आंखों में ये जो लेंस होता है बाबू, ये आपका उत्तल लेंस होता है। आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और बाबू देखिएगा हमने सबसे पहला ही लिखा है, यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और दूसरा, यह प्रकाश को केंद्रित कर रेटिना तक पहुंचाता है। जैसे उत्तल लेंस किसी भी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, तो आंख में ये जो नेत्र लेंस लगा रहता है, यह प्रकाश के सारी किरणों को जो है बाबू किस पर पहुंचाता है, रेटिना पर कौन सी करता है, पहुंचाता है। यानी जो है रेटिना तक किसी भी प्रकाश को पहुंचाने का काम किसका होता है बुआ, नेत्र लेंस का होता है। और ये आंखों का सबसे अधिक चमकीला भाग होता है। यानी आंख का सबसे चमकीला भाग कौन होता है बुआ, नेत्र लेंस, जो कि उत्तल लेंस का बना होता है।
और कभी कभी पूछ देता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बाबू नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.4 होता है, और जितना चमकीला चीज रहेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक रहेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि हीरा सबसे अधिक चमकीला होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट का होगा सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं। तो बाबू देखिएगा, अब आंख में जब लेंस रहता है तो उसको किसी धागा से तो खींचा नहीं जाता है, तो आंख में जो लेंस को लटकाए रखने का काम करता है, जिस मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस लटका रहता है, उसी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। तो बाबू देखिएगा, यह नेत्र लेंस को लटकाए रखता है और यह नेत्र लेंस को क्या करता है, समायोजित करता है। यानी सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, सबसे पहले तो नेत्र लेंस को लटकाए रहता है और यह नेत्र लेंस को समायोजित करता है। समायोजित करने का मतलब क्या, जैसे ही किसी दूर की वस्तु को देखना रहता है तो नेत्र लेंस अपने आप क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। देखिएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस का पतला हो जाना, और ये कौन करता है बाबू, सिलियरी मांसपेशी। जैसे ही कोई भी दूर की वस्तु होती है तो सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस को क्या कर देता है, पतला कर देता है, और निकट की वस्तु को देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जैसे ही कोई निकट की वस्तु रहेगी वो लेंस अपने आप क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजित करना। यानी दूर की वस्तु को देखनी रहती है तो सिलियरी मांसपेशी जो है लेंस को क्या कर देता है, पतला कर देता है, और नजदीक की वस्तु को देखनी रहती है तो सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किससे होती है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत। तो ये काफी पूछा जाएगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या रहा बाबू, एक्वस ह्यूमर, हमारे जिसको नेत्रोत के भी नाम से जाना जाता है। हमारे आंख में दो तरह के लिक्विड पाए जाते हैं बाबू, एक एक्वस ह्यूमर और एक विटिरस ह्यूमर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो देखिएगा, यह नमकीन द्रव्य होता है। यानी हमारे आंखों में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमकीन द्रव्य, और उसी नमकीन द्रव्य को हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कभी कभी आप लोग रोते होंगे, चाहे छोटाने पर मम्मी से पिटाए होंगे, तो देखिएगा रोते रोते आते होंगे तो आंसुइया जब आपका मुंह में लगता होगा तो नमकीन नमकीन स्वाद आता है कि नहीं आता है। तो आपके आंखों से जो आंसू निकलता है वो एक्वस ह्यूमर ही निकलता है, जिसका स्वाद आपने कभी ना कभी जरूर चखा होगा, जो हल्का सा नमकीन टाइप का लगता है। तो वही बाबू यहां पर लिखे हैं, यह लेंस की रक्षा करते हैं। यानी जो एक्वस ह्यूमर रहता है वो लेंस की भी रक्षा करता है, और इसी द्रव्य के कारण आंसू बनता है। आपको बताया ना बाबू कि जैसे आप लोग रोते होंगे तो उसका अगर लार आपका आंख का आंसू टपकते टपकते आपके ओठ पर आता होगा तो नमकीन नमकीन लगता होगा। तो आंखों से जो आंसू निकलता है वो कौन सा ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर। तो कोई पूछे कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो यह एक नमकीन द्रव्य होता है, आंखों में आंसू भी इसी के कारण निकलता है, और यह लेंस की क्या करता है, रक्षा करता है। दूसरा आता है वो विटिरस ह्यूमर, जिसको काचाब द्रव्य बोलते हैं। ये आंखों में जो बाबू ये लिक्विड भरा रहता है, ये जो लिक्विड आपका भरा रहता है यही आपका क्या हुआ, काचाब द्रव्य, जिसको विटिरस ह्यूमर कहते हैं। तो यह पारदर्शी रंगहीन जेली जैसा द्रव्य होता है। यानी जो विटिरस ह्यूमर होता है वो रंगहीन पारदर्शी जेली जैसा द्रव्य होता है। दूसरा बाबू लिखवाएं, यह आंख में लगभग 80% पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि पूरे आंख में अगर सबसे ज्यादा कोई भाग पाया जा रहा है तो काचाब द्रव्य। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह आंखों को गोल आकृति प्रदान करता है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे गांव देहात में कि लड़का केहू के आंख में डंडा से खोद दिया है तो उसका आंखवा बह गया है, चाहे किसी का आंख बह गया है। तो आंख बहने का मतलब क्या होता है, यही काचाब द्रव्य आपका आंख से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से आंखिया सिकुड़ जाता है। और देखिएगा किसी किसी का आंखिया एकदम धंसा हुआ रहता होगा। तो आंख धंसा हुआ रहने का मतलब उसके आंख से काचाब द्रव्य निकल गया। वही देखिएगा, यह आंख को गोल आकृति प्रदान करता है। अगर काचाब द्रव्य न रहे तो आंख आपका गोल नहीं रहेगा। इसीलिए देखिएगा जिसमें से काचाब द्रव्य निकल जाता है उसका आंखिया एकदम क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है। एंड बाबू यह रेटिना की रक्षा करता है। जैसे अगर कोई पूछे कि काचाब द्रव्य किसकी रक्षा करता है, तो काचाब द्रव्य रेटिना यानी दृष्टि पटल की रक्षा करता है, और एक्वस ह्यूमर किसकी रक्षा करता है, तो यह नेत्र लेंस की रक्षा करता है। तो अब आते हैं वो अगले टॉपिक पर हम लोग। अगला टॉपिक है वो रेटिना। रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ह्यूमन आई, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही क्या करता है, बनता है। अगर कोई भी वस्तु
को हम नहीं देख पाते हैं तो समझिएगा कि उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। तो कोई कहे कि रेटिना क्या है, तो देखिएगा रेटिना आपका यहां पर है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल के भी नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो आंख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। चूंकि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं ये आंख के सबसे अंदर है, तो आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बनता है, आंख के और किसी भाग पर नहीं बनता है। और अगला है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से क्या करता है? छोटा बनता है। इसलिए हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु को, तो हमारे आंखों में उसका वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें एक अगला टॉपिक है बाबू पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। तो बाबू देखिएगा इसी रेटिना के जो है बाबू बीच में जो है एक बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु बोलते हैं, और पीत बिंदु पर ही जो है बाबू किसी भी वस्तु का सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप लोग कभी देख लौकता लेकिन फ्रेश नहीं खे लौकत है ना, से देखते होंगे लौकता फ्रेश नहीं खे लौकत, लेकिन है और फ्रेश लौकता, यानी फ्रेश लौकने का मतलब क्या हो गया कि उस समय आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना के मध्य बिंदु यानी जो है पीत बिंदु पर क्या कर रहा है? बन रहा है। तो कोई पूछे कि पीत बिंदु क्या होता है, तो यह रेटिना का मध्य भाग होता है। किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। यानी पीत बिंदु क्या है? यह रेटिना का मध्य भाग है, और किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब किस पर बनेगा बुआ? पीत बिंदु पर ही बनेगा। और जो पीत बिंदु का मध्य भाग होता है, येलो स्पॉट का भी मध्य भाग होता है, जिसको केंद्रिका गर्तिका के भी नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई पूछे कि पीत बिंदु क्या है, तो यह रेटिना का मध्य भाग होता है, और किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के जिस भाग पर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर बाबू। अगला टॉपिक हमारा है कि प्रकाशिक तंतु। अब मान लो बउआ आँखिया तो हमरा से जौन बा कोनो वस्तु के देखेला, आंख के चलते आप किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। लेकिन प्रकाशिक तंतु एक काफी इंपॉर्टेंट भाग है, रेटिना में बने इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है। जैसे आप किसी को देखें, ए हेकरा फलानवा देख लो रनी, ये आँखिया थोड़े याद रखता है, ये तो ब्रेनवा तक नहीं याद रखता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो ब्रेन तक भेजने का काम करता है वही क्या कहलाता है? प्रकाशिक तंतु। तो रेटिना में बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। कोई पूछे कि प्रकाशिक तंतु क्या है, तो किसी भी रेटिना पर जो इमेज बनता है वो ब्रेन तक लेके जाता है। तब कहते ना हेकरा का तो फलानवा क्लास में देखे थे। तो कोई पूछे कि प्रकाशिक तंतु क्या है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो उसको ब्रेन तक ले जाने का काम प्रकाशिक तंतु करता है, जिसको देखकर कहते हैं भाई ये तो है। तो इसीलिए बुआ याद कौन रखता है? ब्रेन रखता है। और जब आप लोग किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको ब्रेन तक जो ले जाने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु। लेकिन जब इसी प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह दो तरह के नजर आए। यानी प्रकाशिक तंतु कितने तरह के नजर आए? दो तरह के। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाशिक तंतु कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। पहला जो बुआ होता है प्रकाशिक तंतु, वो शंकु कोशिका के रूप में होता है। अब कहेगा कि सर शंकु कोशिका का काम क्या है, तो हमने लिखा है कि वस्तु का रंग बताता है। यानी आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो लाल है, पियर है, हरिहर है, करिया है, यह बताने का काम कौन सी कोशिका का होता है? वो शंकु कोशिका का होता है। और इस शंकु कोशिका अगर खराब हो जाता है तो उसमें दो तरह की बीमारियां होती है। देखिएगा इसमें दो तरह की बीमारी होती है। सबसे पहला होता है कलर ब्लाइंडनेस, जेकर कोनो इलाजे नहीं है, ये जेनेटिक होता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाएगा तो उसको लाल रंग हरिहर दिखेगा, हरिहर रंग लाल दिखेगा। मान लीजिए कहीं गलती से रेलवे का ड्राइवर बन गया, तो जहां लाल रुकने के लिए कह रहा है वही ट्रेन चला देगा, और जहां रुकने के और जो है बाबू उसको लाल हरा दिखेगा, यानी लाल रुकने के लिए कहेगा तो वो चला देगा, हरा उसको क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। और जहां चलने के लिए कहेगा वो क्या कर देगा? रोक देगा। इसीलिए रेलवे वाले ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, कहीं उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं ना है, ना तो कलर ब्लाइंडनेस है तो ओकरा लाल हरियर दिखता है। अब रुकने के लिए कहेगा वो धड़ाइले 10 गोड़ा के कौन ची कर देगा? कोचर देगा। और जहां हरियर रहेगा ये कहेगा ये तो रुके खोदी कहता, क्योंकि उसको लाल हरा दिखता है और हरा क्या दिखता है? लाल दिखता है। बड़ी कहानी गड़बड़ा जाएगा। अब होगा दूसरा जो होता है वो डाल्टनिज्म होता है। इसमें लाल रंग नहीं दिखता है। यानी शंकु कोशिका में दो तरह की बीमारी होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस जिसमें लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग क्या दिखता है? लाल दिखता है, और ये जेनेटिक होता है।
इसका कोई इलाज नहीं होता। और दूसरा होता है डाल्टनिज्म, इसमें लाल रंग का कोई भी वस्तु उसको दिखबे नहीं करेगा। और दूसरी तरह की जो कोशिका होती है वो होती है बेलनाकार कोशिका, और जिसका बेलनाकार कोशिका स्ट्रांग होता है वो अंधेरे में भी किसी वस्तु को क्या कर लेता है, देख लेता है। तो यहां पर देख लेते हैं, जिसमें बेलनाकार कोशिका है वो अंधेरे में भी क्या कर लेता है, देख लेता है। और बेलनाकार कोशिका कमजोर होने पर रतौंधी हो जाता है, यानी रात को नहीं देखता है। जकरा में बेलनाकार कोशिका कम हो जाए ओकरा रात को लोकबे ना करी, कोई की हमारा अखिया चौंधरी आता है, यानी उसमें बेलनाकार कोशिका नहीं है। अब वो देखिएगा उल्लू को रात में दिखता है, तो वही यहां पर लिखा गया कि सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका उल्लू में होता है, इसीलिए वो रात में क्या कर पाता है, देख पाता है। यानी उल्लू रात में क्यों देख पाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मजबूत बेलनाकार कोशिका होता है, जिसके चलते वो रात में भी आसानी से क्या कर लेता है, देख लेता है। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक कह रहा है बाबू समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता क्या होता है बुआ, कि आंखों को फोकस दूरी के हिसाब से एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, तीव्र प्रकाश होने पर नेत्र गोलक का द्वारक छोटा हो जाता है। जैसे ही ज्यादा प्रकाश होता है आंख अपने आप सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश होने के कारण नेत्र गोलक का द्वारक बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। यानी इस प्रकार नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलती रहती है, जिसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बार बार घटती रहती है, बढ़ती रहती है, उसी बढ़ने या घटने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अगर कोई पूछे कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो ज्यादा प्रकाश पड़ने पर आंख सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश होने पर आंख फैल जाता है, अर्थात फोकस दूरी कभी घटती है कभी बढ़ती है, और इसी घटने और बढ़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है बुआ कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो वो दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, कि जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर सही ढंग से नहीं बन पाता है, तब हम लोग कहते हैं कि हमारे आंख में दोष उत्पन्न हो गया है, और आंख में उत्पन्न दोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर नहीं बन पाता है, यानी जब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो दिखाई देने में समस्या होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। चूंकि रेटिना पर बनवे नहीं करेगा तो हमको कोनो वस्तुएं नहीं लौकेगा, यानी हमारा आंख क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर हमारा नजदीक के नहीं खेलौकत, हमारा दूर के नहीं खेलौकत। तो बाबू जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। और बाबू यह 3 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो है बाबू जरा दृष्टि दोष। अब सवाल उठता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिएगा हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये मत समझिएगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। यानी किसी को दूर का वस्तु यदि नहीं दिख रहा है तो समझिएगा कि ओकरा आंख में कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूसरा हमने लिखा है नोट में, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी जिसको भी निकट दृष्टि दोष हो गया रहता है, यानी उसको दूर का वस्तु नहीं दिखता है, तो उसका प्रतिबिंब यहां रेटिना पर नहीं बनकर है रेटिना के आगे बनने लगता है। और इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो बाबू जो नेत्र गोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, और फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। कभी भी पूछे कि निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो कहिएगा कि उसका जो नेत्र गोलक है वो बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक बढ़ने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण से निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है, और प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर जो है रेटिना के आगे बनता है। अब इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है कि भैया हम लोग यदि अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे तो ये प्रतिबिंब जो रेटिना के आगे बन रहा है, जैसे ही जा अवतल लेंस लगा, प्रतिबिंब कहां बनने लगा बुआ, रेटिना पर बनने लगा, तो हमको साफ साफ वस्तु क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की नहीं, और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के क्या बनता है बुआ, आगे बनता है,
और ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। और इसका इलाज क्या है? जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो ये प्रतिबिंब जो रेटिना के आगे बन रहा था वो रेटिना पर बनने लगेगा और हमें वस्तु क्या करने लगेगी? दिखाई देने लगी। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष पर। अगर आपसे कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, तो वो देखिएगा दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं। अगर दूर का नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष, और जो है बाबू निकट का नहीं दिखे तो दूर दृष्टि दोष। तो कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष क्या है, तो इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखता है। और इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट में आगे बनता था और दूर में रेटिना के पीछे। देखिएगा प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहां बन रहा है? यहां पर जो है बाबू बनने लग रहा है। और ये उत्पन्न होने का कारण क्या? जस्ट इसका उल्टा। इसमें नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है और फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण से हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष होता है। अब इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार यही है कि अगर हम उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे, देखिएगा यहां पर उत्तल लेंस लग गया तो जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था तो वो प्रतिबिंब क्या बनने लगेगा? रेटिना पर ही बनने लगेगा। तो हमेशा पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाया जाता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, 2 का 3 और 3 का 4। माने कहने का मतलब कि यदि 2 अक्षर का दोष है यानी दूर दृष्टि दोष है तो 3 अक्षर का लेंस यानी उत्तल लेंस लगेगा, और यदि 3 अक्षर का दोष है यानी निकट दृष्टि दोष है तो आपको 4 अक्षर का लेंस यानी क्या लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। देखिएगा कितना आसान। 2 अक्षर के दोष बात है 3 अक्षर के लेंस, और 3 अक्षर के दोष बात है 4 अक्षर के लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एक लास्ट दोष बचता है बाबू, जरा दृष्टि दोष। तो ये जरा दृष्टि दोष जन बाबू का जरा जरा लौकेला, जरा जरा नजदीकों के लौकिया, जरा जरा दूरों के लौकी। ये अक्सर बूढ़े लोगों में होता है। तो हमने यहाँ पर जो है बाबू लिखा है कि इस दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी जरा दृष्टि दोष में ना नजदीके के लौकेला और ना दूरे के लौकेला। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां अपनी समंजन क्षमता क्या कर देती हैं? खो देती हैं। अभी पता है कि सिलियरी मांसपेशी के कारण अगर हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशी लेंस को क्या कर देती है? पतला कर देती है, और नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो वो लेंस को मोटा कर देती है। लेकिन जब आप बूढ़े होते हैं तो सिलियरी मांसपेशी बार बार पतला और मोटा करने के कारण लेंस की ये अपनी समंजन क्षमता को क्या कर देती है? खो देती है। तो जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता खो जाती है। और इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि बायोफोकल लेंस का उपयोग करें। बायोफोकल लेंस का मतलब क्या? कि जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों हो। तो आप लोग देखिएगा बुढ़वा लोग को चश्मा पहनता होगा जिसमें बीचे में रेघारी रहता होगा, तो एक तरफ अवतल लेंस रहता है और एक तरफ होगा नीचे क्या रहता है? उत्तल लेंस। चूंकि जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट का वस्तु दिखता है और ना तो दूर का वस्तु दिखता है, तो यहां पर जो है बाबू मानव नेत्र आपका क्या होता है? समाप्त होता है। हम लोग अगले टॉपिक में रंग बिरंगा संसार के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें